खान साहब ने बार बार जीतना है, हमने सिर्फ एक दफा कामयाब होना है और ये किया। कर ले यार, जो भी कर दे कर तो दे। वो शायद कागज या दीनी छपा जिसपे अदम एतमाद लिखनी है। इमरान को हटाना है, पाकिस्तान को बचाना है, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना है। जब तीर को तोड़ोगे सिंध को जोड़ोगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। जो दिन गुजरते जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हम तेज़ी के साथ तब्दीली आती देख रहे हैं और आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए। क्या रुख इख्तियार करेगी अदम एतमाद के हवाले से दोनों तरफ से अपोजिशन जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, जबकि हुकूमत की तरफ से इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आज एक बयान सामने आया है परवेज़ खटक साहब का। वो ये फरमा रहे हैं कि 7 के करीब अपोजिशन के जो अरकान कौमी असम्बली है वो उनके साथ राब्ते में हैं और मजीद लोगों से भी वो राब्ते कर रहे हैं। ये लोग अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देंगे। जबकि हुकूमत अपोजिशन की तरफ देखा जाए तो आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुलाकात हुई अख्तर मेंगल साहब के साथ और उनसे भी उन्हें एतमाद में लिया अदम एतमाद के मामले पर, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ा जाए और इस तहरीक को कामयाब बनाया जाए। अब जो हिकमत अमली हमने आपको कल बताई थी प्रोग्राम में, उस हिकमत अमली में कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं कि अब जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी कि किसी भी तरह से एक डिसीजन ले के अपने अरकान को पाबंद कर दिया जाएगा कि वो ना जाएं अदम एतमाद की तहरीक के दौरान। असम्बली के इजलास में जो लोग जाएंगे उनके खिलाफ फ़ौरन ही स्पीकर जो है वो आर्टिकल 63A के तहत वो डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई करते हुए बोलेंगे जी कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस कर दिया, इन्हें सार्जेंट आर्म्स को बोलेंगे इन्हें बाहर निकालें। हंगामा होगा, इस हंगामे में इजलास मुलतवी करके फिर 6 माह तक दोबारा ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकेगी एज़ पर रूल 166 ऑफ द नेशनल असम्बली के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। लेकिन अब मजीद स्ट्रेटजी ये सामने आई थी अपोजिशन की कि वो स्पीकर के खिलाफ लाएंगे कि पहले स्पीकर को हटाया जाए, कंट्रोल हासिल किया जाए कौमी असम्बली का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए मरहलावार। या फिर यह भी हो सकता है कि स्पीकर को हटाने के बाद अदम एतमाद का वोट लेने के लिए स्पीकर के प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। लेकिन इस पर भी हुकूमत की हिकमत अमली सामने आई है, वो आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे कि वो इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए भी क्या उन्होंने हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बनाई है। दोनों तरफ से डेली रोजाना की बुनियाद पे हिकमत अमली बनाई जाती है, काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्चेस शुरू हो चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक लॉन्ग मार्च शुरू है घोटकी से कराची की तरफ, जिसको लीड कर रहे हैं अली जैदी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें शरीक हुए। आज उन्होंने खिताब किया। इस मार्च का नाम तो हुकूक सिंध मार्च है, लेकिन कराची में जाके इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पढ़ेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, और ये भी जाके एक हफ्ते के बाद जाके पहुंचेगा कराची में। जबकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने वाला है और भरपूर तैयारियां सिलसिले में की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वो धरना नहीं देंगे बल्कि अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और खान साहब को एक आईनी और जमहूरी तरीके के साथ वो हटाएंगे। इसके साथ नाज़रीन, जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर आलमी मंडी में जो इस वक्त महंगाई हो रही है, गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं 15 से 20%, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है 15 से 20% तक बढ़ गई हैं। इसके अलावा जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी जो जो चार्जेस हैं, जो उनकी इंश्योरेंस है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से खान साहब मुतवक्का है कि सोमवार को जो इंटरनेशनली महंगाई का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा उस पर कौम को एतमाद में लेंगे। सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे यूक्रेन की सूरत हाल पर मजीद भी आपको अपडेट करें आगे चल के। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब सेनेटर अफतानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। ई कॉमर्स पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं ससी प्लेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम आपको एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो कि स्वाबी के अंदर चल रहा है, जो इंसानी हमदर्दी के तहत जो लोग हैं वो मिल के एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान के साथ मिल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, ये जो इस वक्त बातचीत चल रही है तो आज खटक साहब का बयान एक बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आ गया है। वो बयान अगर तैयार है प्रोड्यूसर साहब वो चला दें, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 इस वक्त अरकान जो हैं वो अपोजिशन के उनके साथ राब्ते में आ गए हैं। ज़रा ये सुनें जी। इस वक्त भी अपोजिशन के साथ मेरे से राब्ते में मेरा वक्त आएगा तो मैं इनको दिखाऊंगा, अगर ये हमारे तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके तोड़ के दिखाऊंगा कि हमारे साथ खड़े हुए। ये जनाब अफनानुल्लाह साहब, बंदे आप उनके तोड़ रहे थे, वो कह रहे 7 आपके तोड़ लिए गए हैं और अपोजिशन के बंदे टूटने की पहले हिस्ट्री मौजूद है, चाहे वो संजानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो या फिर कोई दीगर मामलात हों, आपके बंदे टूटे। अभी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेटर चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन में भी अक्सरियत आपकी थी, लेकिन बन गए दोबारा संजानी साहब। तो हिस्ट्री मौजूद है बंदे आपके टूटने की।
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ये ख्याल है कि जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो ये है कि मेरे साथ राब्ते में है। अब राब्ते में होना और वो क्या मैं दिखाऊंगा, वो कह रहे आप तहरीक अदम लाएं, मैं दिखाऊंगा ये बंदे आपके टूटेंगे। चलें, वो तो जब तहरीक अदम आएगी तो फिर देखेंगे वो क्या करते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे कोई दलील होनी चाहिए ना कि कोई उनके साथ क्यों होगा। कोई एवं तो बगैर वजह के तो नहीं होगा ना। यहाँ इनके ये बाई इलेक्शन में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो, मुल्क में महंगाई ना हो, तरक्की का पहिया चल रहा हो, कोई मसले, फिर तो समझ में आती है कि इनके पास आएंगे लोग MNAs के जी हमें आप दें इलेक्टेबल्स। लेकिन जब मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जितने अभी हैं, अभी आप बता रहे हैं कि मज़ीद और महंगाई की एक लहर आ रही है, बिल्कुल, तो उसके बाद जो है वो ये कोई अगर उम्मीद लगा के बैठा है कि उनको कोई 7 MNAs आके उनको ज्वाइन करेंगे, मेरा ख्याल है ये गैर मतलब कि ये घबराई हुई तो है अपोजिशन। वैसे मैं एक बयान देख रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, जो उन्होंने 2 दिन पहले जारी किया था, 20 फरवरी को, सॉरी, उन्होंने बयान जारी किया था। ये PMLN के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इनका बयान पोस्ट हुआ है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, खौफ में मुब्तला इमरान साहब पेशावर में एक शख्स जिनकी हालिया हफ्तों में तैनाती हुई है के ज़रिए हमारे अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार कर रही हूँ कि उन साहब से, इमरान साहब पेशावर से फ़ोन कॉलें कराना फौरी तौर पर बंद करें। अब उनकी सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ये इदारे की साख जिस तरह मुतासर हो चुकी है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर आप बाज ना आए तो हम उन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। अब ये फ़ोन कॉल्स का जो मरियम औरंगज़ेब साहब कह रही है कि हमारे अरकान को कॉलें आना शुरू हो गई हैं, तो इस पर जो अपोजिशन के आपके लोग सारे वो डिनाई कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब डिनाई कर रहे हैं, बिलावल साहब डिनाई कर रहे हैं, आसिफ किरमानी साहब डिनाई कर रहे हैं कि उनके इल्म में ऐसी कोई कॉल भी नहीं है। ज़रा ये काउंटर उनका जो दावा है वो सुन लें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त किसी ने भी बराह रास्त जो है ना तो किसी को फ़ोन आया है, ना जो है वो किसी को इशारा आया है। बुरी आदतें पड़ी होती हैं, बाज़ लोगों ने जाके इशारे वाली जगह से और फ़ोन वाली जगह से मिस कॉलें भी मार के देखी हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी तक हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आया। आपकी पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहब ये बयान जारी कर चुकी है कि पेशावर से उन्हें कॉलें आ रही हैं किसी हालिया तैनात होने वाली शख्सियत की तरफ से। उन्होंने बात की, उनके पास फिर कुछ सबूत होंगे, ये उनसे पूछा जाए कि वो सवाल उनसे किया जाए। मेरे पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है जी, तो मैं ना उसको एंडोर्स करूंगा ना मैं उसका दिफा करूंगा। जनाब, ये इतनी कन्फ्यूजन, कोई कह रहा है कॉलें आ रही हैं, कोई कह रहा है नहीं आ रही है। कॉलें आने वाली जो बात है, मेरे ख्याल से ये शोशा छोड़ा गया था कि पहले से ही तैयार हैं कि अगर हमारे बंदे टूट जाए तो कल को हम कहेंगे जी क्योंकि कॉलें आ रही थी इसलिए बंदे हमारे टूट गए। नहीं, ये तो खैर मतलब ये सूरत में बात आपकी दुरुस्त होती कि अगर कॉलें ना आती होती, कॉलें तो आती हैं, आपको पता है। मैं इस अदम एतमाद के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कॉल्स आई हैं क्या आपके में? ऐसी कोई कॉल? मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल्स आती हैं, मैं इस अदम एतमाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे स्टेट बैंक का बिल था या उससे पहले वाले जो बिल थे उनके ऊपर कॉल वगैरह आई। मैं बात ये है बुनियादी तौर पर कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो फरमा रही हैं कि इतने अगर कोई कॉल करे या जो कॉल्स वो पेशावर के से रिलेटेड जो बात वो कर रही हैं तो वो ज़ाहिर है वो फिर हम हाईलाइट करेंगे आवाम का। आपके ज़्यादा MNAs पंजाब से हैं और पंजाब के जो PMLN के प्रेसिडेंट है राना सनाउल्लाह साहब वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई कॉल हम मेरे में नहीं। मैं वो जो उन्होंने बात की उसको हो सकता है कोई वो मुख्तलिफ बातों की कहते हैं, एक बात ना हो इसके ऊपर मैं इस पर मज़ीद और क्या कमेंट करूं। बहरहाल ये कन्फ्यूजन बता रही है कि काफ़ी कुछ चल रहा है इस वक्त। एक माइंड बनाया हुआ है अपोजिशन ने भी कि हमारे साथ ये काम हो सकता है, लेकिन इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज उन्होंने एक लॉजिक पेश की। उन्होंने कहा कि अगर नाकाम होते भी हैं तो हमने तो एक मरतबा कामयाब होना, खान साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बार बार कामयाब होना है। ज़रा ये सुन लें जी। खान साहब ने बार बार जीतना है, बार बार जीतना है हुकूमत में रहने के लिए। हमने सिर्फ एक दफ़ा कामयाब होना है और ये गया। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमने आप पे जमहूरी हमला करना है। जनाब सेनेटर ओनबाज साहब, एक अदम एतमाद अगर आपने नाकाम बना भी ली, वैसे इस वक्त गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि भाग दौड़ जारी है, खौफ काफ़ी ज़्यादा है इस अदम एतमाद की मूव से, लेकिन अगर आप इसमें कामयाब हो भी जाते हैं तो बिलावल साहब कह रहे हैं एक मरतबा ये नहीं आएगी, ये बार बार आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, अगर हम घबराते ना तो शायद इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अशना जाते हैं, वो यहाँ बैठे इसी किसी चाराजोई में लग रहे होते कि अदम एतमाद की तहरीक कैसे बचानी है। जो लीडर्स होते हैं, जो लेगेसी बना रहे होते हैं, वो इन छोटी मोटी इश्यूज की वजह से परेशान नहीं होते। आप अभी सेनेटर अफनानुल्लाह की बात सुन लें या सेनेटर किरमानी साहब की बात सुन लीजिए कि जो इल्जाम मरियम औरंगजेब लगा रही हैं, मतलब उसके पीछे कोई शवाहिद नहीं है। वेरी फ्रैंकली, ये जो बार बार फोन कॉल की बात की जाती है और जानबूझ के ऐसी बात की जाती है ताकि एक इदारे को बदनाम किया जा सके, क्या कोई ये इस पे जवाब देना पसंद करेगा कि जिस दिन स्टेट बैंक का बिल
मंजूर हुआ था, उस दिन अफनानुल्लाह भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उस दिन गिलानी साहब नहीं आए, तो फिर इसका मतलब है कि गिलानी साहब को भी कोई फोन कॉल जरूर आई होगी जिसकी वजह से नहीं आए थे। उससे तकरीबन कोई 6 माह पीछे चले जाएं, जिस वक्त गिलानी साहब ने इस वक्त ऑपोजिशन का लीडर बनना था, तो उस वक्त भी शायद को फोन आई थी गिलानी साहब को, जब सेनेटर दिलावर के ग्रुप को वो लेके आए थे और ऑपोजिशन लीडर बन गए। ये कैसी फोन कॉल्स है जिसमें इनके लीडरशिप भी पीछे हट जाती है। आई मीन ये वो सोच है, ये वो चीज कि अगर सियासत यहाँ तो सेनेटर ओन साहब, यहाँ पे तो किसी इदारे की बात नहीं, इदारे के एक शख्स का उन्होंने मेंशन किया, तो इसका मतलब है कि ये टारगेट जो है सारी अदम एतमाद की जो मूव है वो एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए, जिसकी नवंबर में अपॉइंटमेंट मुतवक्का है, जिसकी समझने की कोशिश करें। जब आप एक शख्स को घसीटने की कोशिश करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन को घसीट रहे होते हैं। ये स्मार्ट वे होता है। आज के दौर में आप डायरेक्टली किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, आप उसमें से किसी एक शख्स को चुनते हैं और कहते हैं जी बाकी सारे मलाइन हो जाएंगे। आई थिंक इस माइंड सेट को रोकने की जरूरत है। अदम अतमाद की तहरीक में अगर इतनी जान होती तो समर भाई ये डेट कब की आ चुकी होती और ये कब की अदम अतमाद आ चुकी होती। ये घबराहट तो है। आज तो सादिक संजरानी साहब भी कोई पैगाम लेके गए थे इमरान खान साहब का काफिले की क़यादत के पास, परवेज इलाही साहब से, चौधरी शुजात साहब से मिले, जाके कोई पैगाम लेके गए रिपोर्टेडली वो खान साहब का उनके पास। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं वो क्या पैगाम हो सकता, लेकिन हैविंग सेड दैट, काफ लीग के हवाले से मैं बारहा ये कहता रहा हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब का जो दस्तरखान है, ये और की मज़ादारी और सखावत मशहूर है। ना वो किसी को अपने घराने से रोकते और ना किसी की दावत पे जाने पे इनकार करते हैं। तो उनकी इस मामलात की वजह से कम से कम गवर्नमेंट हमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि उनकी जो जबान और कमिटमेंट हम बहुत कंफर्टेबल हैं। और समर साहब एक चीज और, इस दस्तरखान को सजाने के लिए जिस किचन का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें खाना पक रहा है, वो शायद आपके खिलाफ ही पक रही है, देख जो है ना वहां पे। I don't think so. मैं एक चीज अर्ज करूं, ये जो घबराहट होती है ना, आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी और हुकूमती जितने हम रुकन है और हमारी लीडरशिप की आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ लीजिए। आप ऑपोजिशन की तमाम बेंचेस की बॉडी लैंग्वेज देखें। जब मीटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से मीटिंग में परेशान बैठे होते हैं या इनकी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, और जिस तरह ये सवालों को इवेड कर रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं, उससे बड़ा वाज़ेह है हमें कोई खौफ नहीं, ना हम खाइफ हैं इनसे, कोई परेशानी अगर कोई इनकी सोच में है, इनकी घबराहट किसी जगह फाइल रैंक्स में, तो वो अपोजिशन पे। गवर्नमेंट को ना परेशानी है, नेशनल उसकी इश्यूज की बात कर रहे हैं, ये वही घूमते फिरते से चले। अब आप कह रहे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बाय द वे साफ़ी हल्कों के अंदर भी, सियासी हल्कों के अंदर भी। ससी प्लेजो साहिबा, बिलावल साहब तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पे ज़ाहिर ये स्ट्रेटजी थी पीपल्स पार्टी की, जिस पे सारी वो अपोजिशन को ले ही आए हैं। नंबर 2, वो इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल के थोड़ा अपोजिशन को भी टफ टाइम दे रहे हैं। ये वजारत उज़्मा वाला जो उन्होंने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब को हम वजारत उज़्मा का कैंडिडेट हमारी तरफ से हमने नॉमिनेट कर दिया, हमारी तरफ से वो बने। फिर वजारत आला जो पंजाब की है वो उन्होंने कह दिया जी कि वहाँ पे मिलनी चाहिए, परवेज़ इलाही साहब को ये पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया और काफ लीग भी इस पर डट गई है कि बिल्कुल जी हमें वजारत आला मिलनी चाहिए। तो आपने तो नून लीग को लगता है मुश्किल में डाल दिया सिचुएशन में, तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा। बहुत शुक्रिया समर। सबसे पहले तो मैं अपने पीटीआई के भाई ओन साहब की बातों को रद्द करती हूँ। ठीक है, उनका राइट है, दफा करें, लेकिन गलत बयानी इसमें ज्यादा है, मफरूजों पे मबनी। पीटीआई के लोग आजकल वैसे भी जो टीवी पे जा रहे हैं उनको भी एक तरह से शाबाश, चूंकि आपको पता है तर्जमानों के इजलास में लास्ट टाइम भी खान साहब ने यही कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे डिफेंड। बात यह है, उन्होंने कहा मैं ब्रांड हूँ, ब्रांड को अपने ब्रांड की हिफाजत करें। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी शुरू के दिन से क्लियर रही है। पार्लियामेंट पर ताले लगे हैं, लेकिन हमने जब भी पार्लियामेंट में गए हैं हमने हक और सच की बात की है। पार्लियामेंट से बाहर भी अभी भी लॉन्ग मार्च की हमारी कल से जो है, आपको पता है कि कारवां यहाँ से जाएगा सिंध से इस्लामाबाद तक, सारे सूबों से गुजरता हुआ, खासकर पंजाब से। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी तो एक कारवां आपके खिलाफ रवाना हो चुका है घोटकी से कराची की तरफ। फेडरल गवर्नमेंट में ये बैठे हुकूक सिंध के ज्यादा हुकूक जो है या जो बुनियादी वो है पानी, एनएफसी, रिसोर्सेस में हिस्सा, ऑयल एंड गैस में कॉन्स्टिट्यूशन के मूजिब जो है हमारा हिस्सा। उसमें इस वक्त भी जो सर्दी नहीं रही, लेकिन अब लोड शेडिंग की सूरत आप सिंध में देख लें कि ब्यूरोक्रेसी खुद कह रही है कि हाँ जो है 25% से ज्यादा लोड शेडिंग, जो सिंध जो सबसे ज्यादा गैस यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। पानी का चले तकसीम का मामला तो और अपनी जगह पर, बाकी जो कराची के शहरियों को इंटीरियर सिंध में जो पानी देना था वो 14 साल से गवर्नमेंट आपकी, वो पानी आपने देना है।
समर किंझर से लाइन आ रही होती है ना, ठट्टा में तो पानी हमें पीने के लिए भी नसीब नहीं होता, क्योंकि कोटरी डाउन स्ट्रिप में पानी की अवेलेबिलिटी होती तो आता ना। तो आप बताएं कि हुकूक सिंध के नाम पर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं घोट की, जहां आपको पता। और दूसरी बड़ी बात है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑयल एंड गैस के हवाले से वो भी उन्होंने IMF के अंडर कर दी। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है तो वो रियासत के अंडर में या मुल्क के अंडर में तो नहीं रही गवर्नमेंट के, वो भी डायरेक्टली जैसे स्टेटमेंट कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लाउड एंड क्लियर वे में कहा है कि हमारी जो मुतालबात पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये रहे हैं, हम बिल्कुल मज़ामत करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, पीसफुल है, और लॉन्ग मार्च भी हमारी जो है पार्लियामेंट के बाहर जो हमारे जद्दोजहद के जो ऑप्शन है हमारे पास वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी जितनी 12 और हमारा नहीं, मुझे सिर्फ ये समझा दें शशि पलेजो साहिबा के पीपल्स पार्टी को फायदा क्या है ये सब कुछ करने का, कि यहाँ पे जो वजारत उज़्मा है वो शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएगी, पंजाब की वजारत आला जो है वो परवेज इलाही साहब को मिल जाएगी, आपको क्या मिलेगा ये सारा कुछ करके? समर, एक तो मफरूजों पे ज्यादा बातें आती हैं, मीटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस पे गुफ्तशुनीद होती है। ये प्रपोजल तो पीपल्स पार्टी ने दे दिए ना, ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद से दे दिया कि मरकज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, पंजाब में काफ लीग। देखें मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ कयास आराइयां भी हो रही हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बिल्कुल बातचीत हो रही होगी नेचुरली। जब फजल कयास आराई नहीं, बिलावल साहब ने बाकायदा अनाउंस किया है कि वज़ीर आज़म हमारी तरफ से कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं। मैं कहती हूँ कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात होती है, बिल्कुल ये सारे नाम आए हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन when we come up with some solid decision or idea, obviously then we announce it ना, जो फाइनली और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। इस वक्त तो हमारे नंबर्स जो आप कह रहे थे, ज़ाहिर बहस अभी बात आई, वो हमारी स्ट्रेंथ पूरी न सिर्फ है, हमारी इससे ज्यादा है। अपोजिशन के मेंबर्स कहीं नहीं जा रहे, हुकूमतों के सफों में बरथली है। बरल जो इस वक्त जो हिकमत अमली में आपको दोबारा जो आज की लेटेस्ट मेरे पास आई है वो मैं जरा आपको बता दूं, तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी घबराना पड़े शायद, चूंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सूरत में इस तरीके अदम एतमाद, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आती है या स्पीकर के खिलाफ आती है, उसको नाकाम बनाने पे पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रोज़ाना जो हुकूमती जो लीगल टीम है वो सर जोड़ के बैठी होती है, स्पीकर साहब हो गए, वज़ीर कानून हो गए और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हो गए, बाबर एवान साहब हो गए, सारे सर जोड़ के बैठते हैं रोज़ाना और हिकमत अमली उसमें तय की जाती है। तो कल तक की आपने जो बताई थी उसमें यही तय पाया था कि अब प्राइम मिनिस्टर से पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है, पहले कौमी असम्बली का कंट्रोल हासिल करना है, उसके बाद हम अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात करेंगे, या तो खुद ही स्पीकर कह देगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का प्राइम मिनिस्टर को आसान हो जाएगा मामला अगर ये होता है, या फिर अदम एतमाद होगी। लेकिन स्पीकर के मामले पर भी गुज़िश्ता रात जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों की, उसमें यह तय पाया है कि इसमें कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो है, रुकन कौमी असम्बली, वो इस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी बाइकआउट किया जाएगा। PTI इस इजलास के अंदर शिरकत ही नहीं करेगी, चाहे स्पीकर के खिलाफ आए चाहे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आए। अब इसके बावजूद जो रुकन जाएगा वहाँ पे उस पर डिफेक्शन क्लॉज 63A जो है वो अप्लाई होगी, और इस इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास बुलाया जाएगा, जिस इजलास में तमाम अरकान को बाकायदा एक रिटन जो है दे दी जाएगी इंस्ट्रक्शन, उन सबको एक एक कागज़ दिया जाएगा जिस पे रिटन इंस्ट्रक्शन मौजूद होंगी पार्लिमानी लीडर यानी इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने इस अदम एतमाद की तहरीक में जाना ही नहीं है, इस असेंबली हॉल के अंदर ही नहीं जाना। तो उस पर अगर स्पीकर के खिलाफ भी आती है तो उस पर भी जो है PTI का ये मानना है कि वहाँ डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई होगी, क्योंकि 63A जो है उसमें यही है कि वोट और अब्सटेन फ्राम वोटिंग इन द हाउस contrary to the any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। तो कहते हैं अगर इंस्ट्रक्शन पार्टी की तरफ से डायरेक्शन के खिलाफ की वोट देता है तो उसमें ज़ाहिर है पहला तो इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। तो इसमें मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है या स्पीकर का मामला है, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर उसके खिलाफ कोई पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाता है या एब्सटेन करता है उस पर यह क्लॉज अप्लाई होगी। तो वहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी होगी कि बंदे को फ़ौरन फ्लोर क्रॉसिंग का उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे इजलास से बाहर निकालना और फिर शोर शराबा और असेंबली का इजलास मुलतवी, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर जानेंगे अपोजिशन से वो कैसे इसे कामयाब बनाएंगे और दीगर कुछ आम चीज़ें भी है जो हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जिस तरह आपको एक्सप्लेन की हुकूमती हिकमत अमली अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, चाहे वो वज़ीर आज़म के खिलाफ आए या फिर स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ आए, ये आर्टिकल 63A जो है इसमें ये तरमीम 18वीं तरमीम के अंदर ये डाली गई थी क्लॉज के पार्टी सरबराह जो है
उसे इख्तियार और कंट्रोल दे दिया गया था तमाम मामला के ऊपर फैसले करने का, मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का भी। तो ये जो तरमीम की गई थी नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से, लगता है ये उन्हीं के गले की हड्डी बनने वाली है। और ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन तरीके इंसाफ कर रही है, मुझे नहीं लगता कोई आइंदा के लिए भी कोई तरीका दे एतमाद कामयाब हो सके। जनाब अफनानुल्लाह साहब, देखें ये फिर अब ये अभी इतनी ज़्यादा इन्होंने बात भी की कि डेस्परेशन और घबराएं, ये तो इसका तो मतलब है कि घबरा गए। ये तो मतलब ये है कि अब ये रोने वाली बात है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, मुझे वज़ीर आज़म हाउस में रहना है, मुझे जो भी है ये 63 है, ये आपने 18वीं तरमीम के अंदर इस तरह होता नहीं है ना, पार्लिमानी लीडर को आपने सारा कंट्रोल दे दिया। देखें बात ये है कि डेफिनेशन जो है वो अपना अदालत करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर आप बना सकते हैं, अपना लॉ भी बना सकते हैं आप, लेकिन जो उसकी तशरीह है वो तो अदालत करेगी। और ये इस तरह कभी हुआ नहीं। इस तरह तो अगर आपकी बात दुरुस्त हो तो कोई भी किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकती। मैं तो हमारे मुल्क में जो इसकी इंटरप्रिटेशन तरीके इंसाफ कर रही है, मुझे नहीं लगता कोई तरीका बच्चों वाली जैसे जो मुल्क का हशर किया है। अब ये बाकी जो ये वही वाली इंटरप्रिटेशन है ना, बच्चों मतलब कि मैंने नहीं, मुझे वज़ीर आज़म रहने दो। ये कहते थे कि मैं ये हुकूमतों का किया धरा ये कहते थे एक बंदा आ जाए तो मैं हुकूमत छोड़ दूं। अभी तो ये तो 50 बंदे रोने, चले मैं कह रहा हूँ 50 छोड़ दे, ये रोने अब ये रोने वाली बात होगी ना। मेरे ख्याल से हजारों निकलने वाले हैं बाहर, और हजारों इंशाल्लाह लाखों शुरू हो रहा है कराची से इस्लामाबाद के लिए इंशाल्लाह। और देखें बात ये है कि ये बात इनको समझनी चाहिए कि जो अगर आप इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे तो फिर आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। बात बुनियादी तौर पे ये है कि आपको आइन और कानून करेंगे आप, जब आप आईनी तरीके में नहीं हटा पाएंगे फिर कैसे नहीं, आईनी तरीके की इंटरप्रिटेशन ये तो बच्चों वाली। मैं ये तो कह रहा हूँ इस मुल्क में नो कॉन्फिडेंस मोशन पता नहीं कितनी दफा आई है, कभी किसी ने हरकत नहीं की। जो ये अभी आप जो बता रहे हैं ना, देखें पहले तो इससे ज्यादा खतरनाक थे मामला। पहले तो फ्लोर क्रॉसिंग भी थी, बिल्कुल। अब तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। उसके बाद उसी में उन्होंने पार्टी हेड को दे दिया ना इख्तियार, सारा पार्लिमानी पार्टी का जो हेड वो है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी आप फिर तो ये है कि स्पीकर कहे कि मैं नहीं करने देता, ये वाली बात होगी ना। ये इसकी इन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाल रहे ना, इसमें देखे ना कि डिफेक्शन अगर कोई करता है, एब्सटेन करता है, या फिर पार्लिमानी पार्टी के हेड की तरफ से दी गई डायरेक्शन के खिलाफ कोई जाता है, उसमें आप लिखा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, वो इसके जुमरे में आती है डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक वो वोट नहीं डालेगा उस पर नहीं लगेगा। नहीं, वो ये डायरेक्शन जब डिसाइड हो जाएगा जाना ही नहीं असेंबली के हॉल के अंदर, नहीं जाना ही नहीं असेंबली हॉल। ये वो बच्चों वाली डायरेक्शन आ जाएगी, वो डायरेक्शन को यहाँ से उठा रहे हैं। जब तक वोट नहीं डलेगा तब तक डीसीड नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ सेक्शन बी है, वहां से उठा रहे हैं डायरेक्शन वो तो आप कानून देखिए, तशरीह आप कोई भी उल्टी सीधी कर ले। वैसे भी आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लीगल माइंड्स की मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मुल्क का अशर किया है। लेकिन इसमें है वैसे लूपहोल मौजूद है। वैसे नहीं, ये लूपहोल तो हर चीज में आप यकीन करेंगे, हर काम में खुद भी देख लीजिए, काफी ओपन है, हर काम में ओपन एंडेड है, हर काम में इन्होंने लूपहोल के अलावा जो है और कुछ किया नहीं है। ये इसी तरह के लूपहोल कर करके इस मुल्क की इकोनॉमी को इन्होंने हशर नशर निकाल दिया। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर अब ये हुआ करेगा कि फिर लोग बाहर आके खड़े होकर लोगों को वज़ीर आज़म को खींच के निकालेंगे तो हो जाएगा, वरना तो हो जाएगा ही नहीं। और बात साहब, महंगाई का मामला भी है। ये कह रहे हैं कि हालात तो आपने पहले काफ़ी ख़राब कर दिए। अब ये जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, ज़ाहिर है हमने नहीं शुरू की, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है महंगाई का, 15 से 20% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और गंदम की कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो गई हैं इस जंग की वजह से। और जो मुख्तलिफ आपके जो शिप्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं गुड्स की, उन पे भी जो उनकी जो इंश्योरेंस होती है उसकी शरह भी बढ़ा दी गई है, जो वॉर इंश्योरेंस होती है उसकी। तो इससे तो एक बड़ा तूफान आने वाला है, पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई का आ सकता है। अभी हम सुन रहे हैं कि एक 2 रोज़ बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये तक का फी लीटर इजाफा होने वाला है। खान साहब शायद मंडे को ब्रीफ भी कर रहे हैं कौम को इस बारे में, मुतमईन कर पाएंगे कौम को? सबसे पहले तो जो आपने पॉइंट रेज किया वो आपका अपना नुक्ता नजर और आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसी बात ना हमें मालूम है, ना ऐसा कोई चीज हमारे नॉलेज में जो ऐसे होने जा रही है जिस पे आप दोनों अभी डिबेट कर रहे थे। आई मीन वेरी फ्रैंकली ऐसी कोई चीज हमारे नॉलेज में नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन के हवाले से चीजों लीगल टीम ने आपको बता दी, हमने शायद बताना भूल गए सर। वेरी फ्रैंकली यूक्रेन का जो इशू है थोड़ा सा उसको फैक्चुअली देखते हैं समर भाई। यूक्रेन तो पूरी दुनिया का 1/8वां जो हिस्सा है गंदम का वो यूक्रेन सप्लाई करता है, और यूक्रेन जी पूरी दुनिया को। और अगर रशिया और यूक्रेन दोनों को मिला दिया जाए और रशिया की सैंक्शंस की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 1/3 जो गंदम है वो यूक्रेन से, अपना यूक्रेन रशिया दोनों 1/3 पूरी दुनिया की गंदम सप्लाई करती हैं। अगर ये जंग में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गंदम के ऊपर प्रेशर आएगा, और गंदम महंगी हो तो उसके साथ जितनी प्रोडक्ट्स है वो भी महंगी होगी। अब तेल की कीमत जो कि पिछले 1.5 हफ्ते पहले $92 से $95 पे ट्रेड हो रही थी, आज वो $160 पे चली गई।
और अगर यूक्रेन फॉल कर जाता है अगले 2 दिन में 3 दिन में जैसे कि नजर आ रहा है और वहां पे वो नई हुकूमत डमी हुकूमत कायम करते हैं, तो उस वक्त जो तेल की जो कीमत है वो अगर 115 या 20 डॉलर पे जाती है तो लाल महल आपको कीमत तो बढ़ानी पड़ेगी। अब ये वो चीज तो नहीं है जो अपने मुल्क में पैदा होती है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि बताया जाए। लेकिन टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी महंगाई का एक तूफान है पाकिस्तान के अंदर, ऊपर से जब ये भी आ जाएगा तो उससे फिर खान साहब को शायद अवाम को मुतमईन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि लोग तो फिर देखते हैं हालात हमारे पहले ही खराब थे। नहीं ऐसा नहीं। देखिए मैं एक चीज बताऊं समर भाई, ये कौम बहुत समझदार है। अगर कौम को सच बता दिया जाए कि ये इशू है सामने से, और वेरी फ्रैंकली मैं बार बार कहता हूं कि महंगा पेट्रोल खरीद के सस्ता नहीं दिया जा सकता। उसका ये तो हो सकता है कि कान को इधर से नहीं ऊपर से पकड़ लिया जाए, लेकिन वो लॉस कहीं ना कहीं तो बुक होगा। गंदम का तो हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए, यहाँ बम्पर क्रॉप का हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से। वो क्या हमने पिछली मरतबा जो गंदम हमने इंपोर्ट की थी उसका तकरीबन 40% यूक्रेन से हमने मंगवाया था। नहीं ऐसा नहीं होता। अब आप याद है दुनिया एक ग्लोबल स्पेस है। यूक्रेन की अगर गंदम हमारे पास अगर ना भी आ रही हो तो वो अफगानिस्तान में और रशियन बाकी स्टेट्स में जा रही होती है। जब यूक्रेन वो सप्लाई नहीं करेगा और आपका 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो कि सिर्फ अफगानिस्तान के साथ है, तो गंदम कहीं ना कहीं से पहाड़ों से कहीं ना उन सस्ती जगह पे महंगी जगह पे ट्रैवल शुरू करेगी। तो आने वाले दिनों में वो जब हमारी अप्रैल में गंदम आएगी उस पर बड़ा शदीद प्रेशर आ सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप सिक्लूजन में काम करें। तो रशिया और यूक्रेन की जंग का ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि गंदम आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी पे डेंट डालेंगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आके कौम को बताएंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आगे थोड़ा सा मुश्किल दिन है, और ये ऐसा नहीं है कि जिसको को हम लेके आ रहे हैं, ये ग्लोबली एक फिनोमेना है, तो उसको फेस करना पड़ेगा। इसमें मतलब आई होप कि ऐसी चीजें जल्दी रिजॉल्व हो जाए एंड दुनिया की ताकतें, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है वो कुछ इतना मुश्किल है जी, बहुत डिफिकल्ट टाइम आ रहा है। ठीक है शशि पलेजो साहब, ज़ाहिर महंगाई तो एक फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब में है, उससे पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि सिंध के अंदर ज़्यादा महंगाई रिलेटिवली। तो आप भी कोई आवाम को मुतमईन करेंगे, बताएंगे कि ये महंगाई जो है ये क्यों है, क्योंकि वहाँ आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, बाकी मामला जो है महंगाई जो सूबाई जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आप उन्हें कर सकते हैं, जो लोकल फूड आइटम्स हैं उनकी महंगाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप आवाम को बता पाएंगे कि ये जिस तरह मुख्तलिफ एक मार्च आपके खिलाफ भी शुरू हो गया ना, आज कंट्रोल अगर ऊपर नीचे है मामला है, लेकिन ओवरऑल तो जो ऊपर से मामला है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं ऊपर। तो जब आर्मी मार्केट में खाम माल की तेल की प्राइस बढ़ी भी नहीं रही थी, यहाँ अजाब था। फिर यहाँ 3 सालों में 65 रुपए कुल मिलाकर पेट्रोलियम में सिर्फ उन्होंने इजाफा किया है। बिजली फी यूनिट उसके तो अलग जो है मिनी बजट के पहाड़ अलग गुजरे हैं, दूध पर भी उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं। तो आप और हम समझते हैं, आम आदमी भी समझता है, ये फैक्ट्स फिगर्स किसी और को उल्लू बनाने के लिए भरे बताएं, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये इनको सब हम चैलेंज करते हैं और बाहर रास्तों पर भी लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं, लोग जो जोक दर जोक उनके खिलाफ निकल रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ क्यों निकल रहे हैं? जाहिर बात है कमर टूट चुकी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लोग निकले, घोटकी से आज कराची की तरफ एक बड़ा काफिला जा रहा है अली जैदी की क़यादत में, हवालों से जो मुख्तलिफ अली जैदी की क़यादत में जो मार्च निकला जा रहा है वो तो एक हंसी का सामान पैदा करने के लिए है। जिस बंदे ने, जिस वजीर ने सिंध के जजायर का सिंध के मुखालिफत के बावजूद जो है वो बेचने की कोशिश की, मेरे ख्याल में ये सूरत-हाल जो है इसमें सिंध के लोग जो है इनको मजाक रख रहे हैं। ये जुल्म है, नाइंसाफी है कि फेडरल गवर्नमेंट ने खुद सारा बोझ सिंध के लोगों को जो है डाला हुआ है, पानी बंद, गैस बंद, बिजली बंद, उसके बावजूद अली जैदी साहब के पास कौन सी जस्टिफिकेशन है इस मार्च के लिए? बहरहाल वो आपका मार्च कल शुरू होना है, उन्होंने आज ही शुरू कर दिया आपके खिलाफ। एक पहले से आपके उस मार्च को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी तो मेरे लिहाज से ठीक है, एक कि जब उनकी मार्च को कवरेज मिल रही होगी साथ साथ पीटीआई के मार्च को भी मिल रही होगी, आपके साथ साथ वो किसी तरह से बैलेंस वो कर रहे हैं साथ साथ। अफनानुल्लाह साहब, ये एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च शुरू हो गया, यहाँ पे ये अजीब कोई पाकिस्तानी सियासत में हम देख रहे हैं ट्रेंड के तरीके इंसाफ जो है वो मार्च कर रही है घोटकी से कराची के लिए, पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, आपका भी अगले महीने मार्च की तैयारी है पूरी? देखिए तमाशा लगा हुआ, इसकी वजह ये कि जो हुकूमत है उसका काम ये अलग बात है कि गवर्नमेंट आपने नो कॉन्फिडेंस से अपने गवर्नमेंट को हटाना है, मार्च से गवर्नमेंट गिराने के लिए ये मार्च नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन पब्लिक प्रेशर आप बिल्ड करती है अपोजिशन। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो पब्लिक प्रेशर बिल्ड कर रही है। ये तो कभी भी नहीं, वफाकी हुकूमत जो है उसका काम होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए,
मुल्क में मामलात को रिजॉल्व करे, ये और ज़्यादा क्या कहते हैं, उनकी हुकूमत नहीं है ना वहाँ, वो नहीं, लेकिन फिर भी कोई इसका सर पैर नहीं है ना। देखें बात ये है कि महंगाई की बुनियादी वजह ये आपका जो बजट डेफिसिट होता है ना, वो बुनियादी वजह होती है आपकी में, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये आपके मुल्क में महंगाई आ जाती है। ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ पंजाब में, आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, फूड आइटम्स, वो पंजाब में कौन सी कोई बड़ा ज़्यादा महंगाई है फूड आइटम्स नहीं, वो ये ऐसी है हर चीज़, इनकी बात के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं इसका सर पैन। मुझे आप ये बात बता दें कि क्या पेट्रोल की डिफरेंट होगी प्राइस दोनों? पेट्रोल की तो एक ही है, मैं ये कह रहा हूँ ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बाकी सारी चीज़ें। ये हर चीज़ को जो है ना, ये स्पिन देने की, पॉलिटिकल स्पिनिंग जो है इनको करने का शौक होता है। बात ये है कि आपसे ना प्राइसेस कंट्रोल हुई हैं, ना आपसे आटा, चीनी, दालें, घी, कोई चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, और जो माफियाज हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की आप अगर आ जाते हैं, शहबाज साहब बनते हैं वज़ीर आज़म, तो फौरी तौर पे महंगाई कम कर लेंगे? नहीं, फौरी तौर पर महंगाई बिल्कुल कम नहीं होगी, मैं गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन देखें इन्होंने काफ़ी सारा काम ख़राब कर दिया है। इंटरनल डेट तो कह रहे हैं हमें जो खराबी हम जो खराबी कर रहे हैं वो पिछली खराबी की वजह से हो रही है। वो तो इन्होंने तो बिल्कुल ही बदला। इंटरनल डेट जो था हमारा 24,000 अरब था, अभी इसको 45,000 अरब पे चला गया है। तो ये इतना ज़्यादा जब आप इंटरनल डेट को बढ़ाएंगे तो उसका इम्प्लीकेशन तो भुगतने पड़ेंगे सबको, और कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे उसके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त किया। नाजरीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको एक बड़ा यूनिक और एक ज़बरदस्त आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो कि गरीबों, यतीमों, बेवाहों और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त शहर आबाद किया जा रहा है। पूरा एक हम देख रहे हैं कम्प्लेक्स, पूरा एक शहर बनाया जा रहा है आलमाबाद के नाम से स्वाबी में। वो शहर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सवाबी में, और अमूमन जो सियासतदान हैं उन पे ये तनकीद होती है कि वो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपनी सियासत को आगे देखते हुए उन मंसूबे जो है वो प्लान करते हैं अपने इक़्तिदार के दौरान। लेकिन मैं आपको एक ऐसे यूनिक एक प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ जहाँ कोई सियासी इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि अगले जहाँ की इन्वेस्टमेंट है। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि मुस्तहिक अफराद के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए एक पूरा शहर यहाँ पे आबाद किया जा रहा है आलमाबाद के नाम से सवाबी में। और इसमें बहुत बड़ी काविश है। स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब की बात मौजूद भी, आज उन्होंने विज़िट किया यहाँ पे और हमें उन्होंने इन्वाइट किया यहाँ पे आएँ, आके इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तो बताइएगा कि ये मंसूबा जो है जिसमें हमने देखा कि आलमाबाद जो पूरा आप एक शहर बसा रहे हैं, मुझे बताया गया कि 122 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें मुकामी लोगों ने ज़मीन दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में, और ये बड़ा एक जज्बा है। इसमें मस्जिद भी है, अस्पताल भी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्कूल, बाकी यहाँ पे ऑर्फन जो बच्चे हैं उनके लिए रिहाइश और सारा सिस्टम, उनके स्कूल, तालीम का हर चीज़ है। ये आइडिया कैसे आया? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बुनियादी तौर पर इस तरफ तो मेरा रुझान बहुत पहले से था। एयरपोर्ट्स में तो आपको पता है कि हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे दोस्त थे। तो मेरा जो अभी जो ये हेड है जो PIA की, राशिद साहब, इनके साथ मुलाकात हुई थी और उसने मेरे साथ ये डिस्कस किया था। तो अल्लाह ने करम किया कि यहाँ हमने 2-3 जगह ढूंढ ली। हमें यहाँ ये हुआ कि नबी के जो गांव के हमारे मशरान हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने वॉलंटियरली ये जगह हमें पेश की। ये 1000 कनाल ज़मीन है जो उन्होंने मुफ्त दे दी है, कोई एक पैसा भी जो है ना इन्होंने मतलब नहीं दिया है। 2017 में हमने इस जगह की इफ्तिताह की। शहरवान साहब एज ए एयर चीफ आए, चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब आए। मुझे खुशी ये है कि आज ये सिटी जो बन रही है इसमें कोई हुकूमत का पैसा नहीं है। ये सारा पैसा जो है ना ज़मीन भी आवाम ने दी है और ये जो कुछ बन रहा है ये भी आवाम दे रहे हैं। और ये एक मतलब जिस तरह आपने कहा, यहाँ ये हॉस्पिटल है, 250 बेड हॉस्पिटल है। ये यूनिक हॉस्पिटल होगा, इसकी क्वालिटी जो है ना इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे में बल्कि बेहतरीन हॉस्पिटल में होगा। यहाँ जो यूनिवर्सिटी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है ना ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी होगी, और यूनिवर्सिटी जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो है ना वो यूनिवर्सिटी होगी। कैडेट कॉलेज होगा, कैडेट कॉलेज है इसमें गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल है, मुख्तलिफ जो है ना स्कूल है जो इसके लिए जो है ना बन रहे हैं। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? और यहाँ पे ज़ाहिर है सिर्फ मुस्तहिक अफराद के साथ साथ यतीम और बेवाओं के साथ जो मुकामी आबादी है वो सबसे ज़्यादा इससे वो भी मुस्तफ़ीद होगी। हाँ, ये इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाहिश है कि अक्टूबर में जो है ना ये हॉस्पिटल जो है ना काम शुरू करे।
OPD कम से कम, और मार्च में जो है स्कूल शुरू हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि इसकी रैंकिंग जो है ना ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो इसकी, ये मतलब आप रूटीन यूनिवर्सिटी ना हो और यहाँ से कोई बच्चा फारिग हो जाए तो वो उसको जॉब के लिए परेशानी ना हो बल्कि जॉब उसके पीछे आए। थैंक यू सो मच सर। और अच्छी चीज़ यह है कि ये इंटरव्यू हम असेंबली के अंदर पार्लियामेंट की बिल्डिंग में या स्पीकर हाउस पे नहीं कर रहे, इससे पहले हम वहाँ करते रहे। तो आज हम ये हॉस्पिटल है कि जहाँ हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल तकरीबन 250 बेड्स का हॉस्पिटल है। ये बिल्कुल यहाँ के आवाम के लिए बनाया गया। इसकी छत के तले खड़े होकर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ये कुछ सियासी मंसूबा नहीं है, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल जिस तरह से राशिदाबाद है उसी की तर्ज पे उसका रेप्लिका यहाँ पे बन रहा है आलमाबाद के नाम से। और जो इसमें इदारे, जो अफराद इनफरादी तौर पर अपनी इसमें इनपुट दे रहे हैं, उन सब की जो काविशें हैं वो लायक तहसीन हैं और आप सब भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं इसको कामयाब बनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एयर चीफ जनाब सुहेल अमान साहब, जो कि इस मंसूबे को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। आलमाबाद जो कम्प्लेक्स जो शहर यहाँ पे बन रहा है, सर इस शहर के बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को ब्रीफली कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें क्या क्या है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे 1965-71 इंडो पाक जो वॉर्स थी उनके जो गाजी थे उनका एक जो है ज़हनी खाका समझना ज़रूरी है। जब वो लोग जंग से फारिग हुए तो उन सब ने डिसाइड किया कि हमें मिल के बाकी ज़िंदगी लोगों की फ़लाह के लिए गुजारनी है। उसमें नाम है एक कमोडोर शबीर का, जो कि शबीर एंजल कहलाते हैं। उन लोगों ने अपनी पेंशन्स को कंट्रीब्यूट करके और एक ख़ित्ता ख़रीदा वहाँ पे टड्डोला या सिंध में। इट टुक 22 ईयर्स, 22 सालों में पूरा का पूरा एक वेलफेयर टाउन बन गया। और वो वेलफेयर टाउन में वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक गरीब और नादार किसी को ऑर्फन्स के लिए हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के हैं, नॉर्मल स्कूलिंग है, कैडेट कॉलेज है, हॉस्पिटल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर, नेम ए फैसिलिटी इज़ देयर। इट्स एब्सोल्युटली मॉडर्न टाउन। तो उसी को फिर ये फ़ैसला हुआ कि उसी को हम रेप्लिकेट करें तमाम मुल्क के अंदर। तो ये एक टाउन है जो जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आलमाबाद है। तो इसकी असल में जो सरपरस्ती है वो एक कमोडोर शबीर ही कर रहे हैं। हम सब वर्कर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके हाथ में मिला के इन तमाम चीज़ों को आगे लेके चलें। जो इर्द गिर्द के तमाम देहात हैं उनके बच्चे यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन लेंगे और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी कवर हो जाएंगी। अबव ऑल आई थिंक वी हैव लोकेशन हियर जो कि एक बहुत बड़ा कैडेट कॉलेज बन रहा है। तो कैडेट कॉलेज में यही बच्चे ग्रेजुएट हो गए कैडेट कॉलेज में, तो आई थिंक 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये बच्चे उन जगहों पे बैठे होंगे जहाँ मुल्क के डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। एंड ये खिदमत है जो हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, टू द नेशन सर।